जी, तो पार्ट ई की मैं बात करने लगा था, क्योंकि हमने डी तक पिछली क्लास में कर लिया था। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया है कि हर पेपर में आपको आता है, आ सकता नहीं है, आता है। हर सेक्शन ए के अंदर आपको ये क्वेश्चन नजर आएगा, जिसमें एक टेबल दिया होगा और उसमें वेरिएबल्स होंगे और आपको उनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, कमेंट करना है, इंटरप्रेट करना है। ये वैसे रिलेटिवली आसान सवाल है, तो उम्मीद है आपको भी आसान ही आएगा। मैं पढ़ देता हूँ। एनालाइज हाउ इंडिया पोजीशन ऑन द करंट अकाउंट ऑफ इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इन 2017 कंपेयर्स विद द अदर 4 कंट्रीज। तो जरा देख लेते हैं ऊपर कि कहाँ पे ये बात हो रही है। ये हमारे पास मौजूद है, करंट अकाउंट पोजीशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो अब इसमें अगर हम इसको इस पे कमेंट करें और इंडिया की पोजीशन देखें, तो हम पहले ये देख सकते हैं कि जो करंट अकाउंट की पोजीशन है बिलियन डॉलर्स में, वो हमने पिछली क्लास में भी बात की थी while going through the source material, कि 164.9 बिलियन डॉलर यानी कि हाईएस्ट करंट अकाउंट जो बैलेंस नजर आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि वो है चाइना का। और जो सरप्लस करंट अकाउंट हमें नजर आ रहा है बिलियन डॉलर्स में, वो हमारे पास चाइना और रशिया का है। तो ये हमें नंबर मिल रहे हैं। फाइन, फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे रशिया। और वो कंट्रीज जिसमें करंट अकाउंट जो है वो बिलियन डॉलर्स में डेफिसिट है, उसमें हमारे पास ब्राजील है, इंडिया है और केनिया है। और अगर देखा जाए तो इंडिया जो है उसका लार्जेस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट हमें नजर आ रहा है कंपेयर टू अदर 4 कंट्रीज। तो हमें हर एक जो हम फिगर को यूज कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं, हमें नंबर मिल रहा है। जैसे जब मैंने ये बताया कि सरप्लस किन कंट्रीज में है, एक नंबर। लार्जेस्ट सरप्लस किस में है, इसका भी एक नंबर। डेफिसिट किन किन कंट्रीज में है, एक नंबर। किस कंट्री का डेफिसिट सबसे ज्यादा है, इसका भी एक नंबर। इस तरह से आप नंबर गेन कर सकते हैं। नंबर तो सिर्फ 4 है, लेकिन आपने जो भी इंटरप्रेट करना है, दोनों कॉलम्स को इस्तेमाल किया हो आपने, ये जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक ही कॉलम को पकड़ लिया तो दूसरा कॉलम करंट अकाउंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, यानी कि करंट अकाउंट दिया हुआ है इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। तो उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो सबसे अच्छी पोजीशन हमें नजर आ रही है, या जो करंट अकाउंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी की फिगर जिसकी सबसे ज्यादा है, वो हमें नजर आ रही है किसकी जी? रशिया की। तो रशिया और चाइना जो है वो पॉजिटिव में हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये कमेंट कर सकते हैं कि रशिया डिस्पाइट बीइंग द सेकंड, डिस्पाइट हैविंग द सेकंड हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस चाइना के बाद, लेकिन उसकी जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में हमें करंट अकाउंट नजर आ रहा है वो चाइना से ज्यादा परसेंटेज हमें नजर आ रही है, 2.2। और चाइना वहां पर 1.4 परसेंटेज के साथ सेकंड नंबर पे नजर आ रहा है। और वहां पर हमारे पास ब्राजील, इंडिया और केनिया बदस्तूर जो है वो नेगेटिव ही उनका हमें की परसेंटेज हमें नजर आ रही है। और इसमें जो केनिया है, वो उसकी जो करंट अकाउंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी है वो सबसे लोएस्ट चली गई है, जबकि बिलियन डॉलर में सबसे कम जो थी वो इंडिया की थी, जबकि यहाँ पर केनिया जो है वो सबसे लोएस्ट पे चला गया। अच्छा, ये हमने फिगर्स के बारे में बताया है। ये एक तरीका है 4 नंबर का, लेकिन पेपर में सवाल बाज का 5 नंबर का भी आ जाता है। तो उसमें ये है कि आपको अगर फिगर्स को कुछ इंटरप्रेट भी कर दें तो वो भी किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंटरप्रेट मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, रीजन, वो भी बेहतर होता है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ अगर आपसे कि चाइना जो है वो अगर करंट अकाउंट सरप्लस उसका सबसे ज्यादा है, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में वो सबसे ज्यादा क्यों है, उसकी क्या वजह है? तो उसकी वजह ये हो सकती है कि चाइना की जो जीडीपी है वो बहुत ज्यादा है, और चाइना जो है वो सारा कुछ अगर हम देखें तो वो उसकी जीडीपी इतनी ज्यादा है कि वो जो करंट अकाउंट की अगर हम परसेंटेज में देखते हैं तो वो उतनी वैल्यू नहीं बन रही। जबकि हो सकता है कि जो केनिया है उसकी अगर हम देखें तो उसका -5.4 से -6 सॉरी, केनिया कह रहा हूँ, रशिया। रशिया का 35.4 था, लेकिन 2.2 सिर्फ जीडीपी की परसेंटेज बन रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी ज्यादा होती है तो ऑफ कोर्स
उसमें से अगर आप ये देखें कि करंट अकाउंट का आपका की वैल्यू कितनी आ रही है, तो जितनी जीडीपी आप किसी मुल्क की ज्यादा होगी, उतनी ही करंट अकाउंट की परसेंटेज शायद उतनी ना बने, क्योंकि आप शायद वो कंट्री उतनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहा। और कोई कंट्री अगर जीडीपी उसकी कम है लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है, तो उसमें फिर इफेक्ट आपको ज्यादा आता नजर आएगा। तो ये हमें देखना है। इसका मतलब है कि चाइना की जीडीपी चूंकि बहुत ज्यादा है और करंट अकाउंट उसका माना के सरप्लस में जा रहा है और सबसे ज्यादा है, लेकिन जब हम जीडीपी से कंपैरिजन करके परसेंटेज निकालते हैं तो करंट अकाउंट की वैल्यू हमें रिलेटिवली उतनी नजर नहीं आ रही और इसलिए वो हाईएस्ट नंबर पर नहीं है। पर ये इंटरप्रिटेशन जो है वो करने की जरूरत वैसे नहीं भी है, लेकिन बता रहा हूँ कि कई क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ जाती है कि आपको ये बताना भी पड़ जाता है एक आधा नंबर गेन करने के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि किसी कंट्री की जीडीपी पे डिपेंड करता है ना कि करंट अकाउंट परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना आएगा। ठीक है, हमें जीडीपी तो यहाँ नहीं दी हुई ऑफ कोर्स, तो किसी कंट्री का अगर करंट अकाउंट सबसे ज्यादा हमें नजर आ रहा है सरप्लस में, तो जरूरी नहीं है कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी में भी उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस कंट्री की जीडीपी पे कि वो कितनी। एनीवे आगे हम चलते हैं। तो ये हमने इंटरप्रेट कर लिया। तो 4 नंबर का क्वेश्चन था, तो हमें 4 नंबर यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होने वाली हमें नहीं है जो हमने इंटरप्रेट किया। मतलब अगर 4 नंबर मैंने गेन करने हो तो मैं अगर ये बताऊंगा कि किस कंट्री में करंट अकाउंट सरप्लस है, 1 नंबर मिल रहा है, किस कंट्री में कंट्रीज में करंट अकाउंट डेफिसिट है, 1 नंबर और मिल गया, 2 मिल गए ना। इसी तरह किस कंट्री में करंट अकाउंट का लार्जेस्ट सरप्लस चल रहा है या सबसे अच्छी वैल्यू चल रही है, किस कंट्री में डेफिसिट सबसे ज्यादा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो उससे भी हमें नंबर गेन हो रहे हैं। और सर मैंने अब उसका वो पार्ट 2 नहीं देख पाया था, मैंने अभी आपका मैसेज देखा था क्योंकि मैं वो फ़ोन नहीं पकड़ा हुआ था, मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहा था एक्चुअली। अच्छा कोई बात नहीं, तो आप तीनों पार्ट्स इकट्ठे देख लेना, ये भी शेयर कर दूंगा। अच्छा तो ठीक है ठीक करंट अकाउंट इसी तरह परसेंट ऑफ जीडीपी का जो कॉलम है उसको भी आप फिर इसी तरह कमेंट कर सकते हैं जैसे मैंने बता दिया ना। तो 4 नंबर गेन करना जो है वो कोई खास मुश्किल काम नहीं है। तो इसलिए हम जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और अगला क्वेश्चन है सर हमारे पास। जी सर ये क्वेश्चन जो ई पार्ट है सर, इसमें इन्होंने इंडिया की पोजीशन पूछी है सर, वो बाकियों को बताना वैलिड रहेगा? वो भी वैलिड ही है, क्योंकि उसने वही कहा ना, कंपेयर करना है आपने। तो ये बात कि आपको कंपैरिजन ही करना है, यानी कि जब आप ये बताओगे कि जैसे मैं कहता हूँ, बात आपने सही की है, करंट अकाउंट में आपने जब बताना है कि जी सबसे ज्यादा जो करंट अकाउंट सरप्लस चल रहा है वो चाइना का है और इंडिया का डेफिसिट में सबसे ज्यादा चल रहा है, तो फिर आप बाकी इस कॉन्टेक्स्ट में आप बता सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जिक्र भी आप कर रहे हैं साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके सर अंदर। रशिया का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो 35.4 है बिलियन, लेकिन फिर भी उसका 2 नहीं। अच्छा उसका वो ज़्यादा बड़ा है चाइना का और वो 1.4 है, मतलब वो उसका मैं बात ज़्यादा कर कमा रहा आप ना रिकॉर्डिंग में देख लेना राहिम, और फिर कोई सवाल हुआ तो पूछ लेना, ये मैं डिस्कस कर ली है मैंने बात ये। अच्छा तो फिर आगे हमारे पास आ गया, एनालाइज हाउ अ सक्सेसफुल एयरलाइन इंडस्ट्री कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। एयरलाइन इंडस्ट्री इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे प्रमोट करती है, तो ये पहले हम देखते हैं कि क्या ये हमारे पास ऊपर इसका आंसर है। पहले तो एक चीज आप गौर कर लें कि इसमें वर्ड आ रहा है एनालाइज, ऊपर भी आ रहा था। और एनालाइज का मतलब ये होता है कि जब भी आपको कमांड वर्ड एनालाइज नजर आएगा, ये इसका मतलब है यू हैव टू मेक मोर कनेक्शंस। मतलब आपकी जो डेवलपमेंट है इट नीड्स टू बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड डेवलपमेंट होगी तो ही आपको नंबर मिलेंगे। और 5 नंबर है तो 2 पॉइंट्स आर स्टिल सफिशिएंट, ठीक है। लेकिन आपको डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा करनी है, और डेवलपमेंट ज्यादा करने के लिए कनेक्शन बनाने पड़ते हैं कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे हमने पहले भी बात इस पे की हुई है, अभी हम देख तो सर लेते हैं। एनालाइज में हमने बस आउटलाइन करने के इन तरीकों से कर सकती है, और डिस्कस में होगा जैसे फॉर एग्जांपल सर अगर वो डिस्कस कहता तो फिर हम नहीं एक इन फेवर नहीं लिखते और एक डिस्कस, अगेंस्ट लिखते। हाँ डिस्कस और एनालाइज में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में एक्सटेंडेड डेवलपमेंट करनी होती है, कनेक्शन बनाना होता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें दोनों साइड्स लिखनी जरूरी है, चाहे एक पॉइंट लिखें साइड का, दूसरी साइड का, या 2 पॉइंट लिखें। लेकिन एनालाइज में आपको एक ही साइड पे रहना है, आपको दोनों साइड की तरफ नहीं जाना। मतलब वो कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, तो आपने वो बताना है, कैसे प्रमोट नहीं होगा ये नहीं बताना एनालाइज में। अच्छा सर तो जी सही जो डिस्कस वाले हैं सर, इनमें क्या कहते हैं जो 6 मार्क्स वाले हैं, इनमें 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं या फिर इनमें भी 8 लिखने, अभी वो वहां 3 पहुंच पॉइंट? बात सुनो, वहां पहुंचने दो, वेट करो। एनालाइज ठीक हाउ अ सक्सेसफुल इन इंडस्ट्री कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वैसे तो हमें बहुत से पॉइंट्स आते हैं,
कि एयरलाइन इंडस्ट्री कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट कर सकती है। हमने देखना है कि क्या ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं एयरलाइन इंडस्ट्री। जी आपके सामने है, ये मैंने सोर्स मटेरियल ले आया हूँ, तो इसको आप जल्दी से अगर देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें कहीं पर आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की कोई हिंट नजर आ रहा है यहाँ पर। अगर ना नजर आए तब यू कैन कम अप विद योर ओन आंसर, ओन पॉइंट्स। अदरवाइज आपका पहली प्रायोरिटी है यूज द सोर्स मटेरियल। तो अब हम देखते हैं कि जो ग्रो कर रहा है, ये नीचे यहाँ बात हुई, यहाँ पे देखें जी, यहीं पर आपको अगर मिलेगा तो कुछ यहीं से मिलेगा, तो जल्दी से जरा देखें, गौर करें इस पे। कुछ ऐसा है जिससे आपको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट होगी? मुझे आपसे आंसर चाहिए असल में। सर ये पहले जो सबसे पहली लाइन है सर, a rise in both number of routes flown and the quality of passenger experience may increase the number of tourists visiting India. सर अच्छा ये अब आप, इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। अच्छा वेट वेट यहीं करो। अगर जो है वो टूरिस्ट जो है वो बढ़ते हैं, उसने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, तो अगर आप नीचे सवाल पे गौर करो कि सक्सेसफुल एयरलाइन इंडस्ट्री कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, तो अगर एयरलाइन इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो रही है तो उससे ज्यादा टूरिस्ट जो है वो माना के वो क्या कहते हैं, हाँ नंबर ऑफ टूरिस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, सर इकोनॉमिक ग्रोथ की इकोनॉमिक तरफ लेके ग्रोथ। जाओ। सर लार्जर इंडियन इंडस्ट्री होगी ना, ये कह रहे थे कि ये बाद में जब इन्होंने आगे लिखा है कि लार्जर एलियन एयरलाइन इंडस्ट्री इज लाइकली टू इंक्रीज नहीं द नहीं, ये ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ वेट पीपल वेट एंड वेट वेट, गुड्स। ये अलग पॉइंट है। पहले इसी पे रुको, क्योंकि पॉइंट मैंने आपसे कहा था, आप याद रखो सोर्स मटेरियल में आपको शायद डेवलपमेंट नहीं मिलेगी, डेवलपमेंट आपको खुद करनी है, आपको सोर्स मटेरियल से पॉइंट ढूंढना होता है। तो जिस तरह हमें पहला पॉइंट मिला है, पहले इसी पे स्टिक करते हैं ना। जब नंबर ऑफ टूरिस्ट ज्यादा इंडिया विजिट करेंगे, अगर एयरलाइन इंडस्ट्रीज सक्सेसफुल हो गई हैं, वो आसानी से ट्रेवल कर पा रहे हैं अगर लोग, तो उससे ये होगा कि डिमांड बढ़ जाएगी इंडिया में किसकी, होटल्स की, गुड्स एंड सर्विसेज की, टूरिज्म स्पॉट्स जो हैं वहां पर उसकी, टूरिज्म इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी। तो उससे क्या होगा, इट विल लीड टू, इनकम अब ये देखो, जनरेट होगी। उससे एक तो टैक्सेस आएंगे, टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा क्योंकि सर्विसेज हैं ये टूरिज्म। तो जब टैक्स जनरेट होगा तो उस टैक्स से गवर्नमेंट जो है वो उसको इस्तेमाल कर सकती है फॉर पब्लिक वेलफेयर, फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन, फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर सर्विसेज वगैरह वगैरह। ये हमने क्या किया, नाउ वी आर इनटू मेकिंग कनेक्शंस कि इससे विजिटर्स आएंगे तो डिमांड बढ़ेगी, उससे ये होगा, टैक्स आएगा, टैक्स से ये होगा। दिस इज व्हाट वी तो कॉल सर हम मेकिंग मतलब स्पेसिफिकेशंस में जाएंगे ना सर थोड़ा, कि हम कहेंगे जैसे अगर ये ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के लिए पैसे आ गए हैं तो फिर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज होएगी, फिर उस तरह नहीं ये नहीं, सारा कुछ ये डेवलपमेंट ज़्यादा आप अगर, होगी। हाँ ये अगर आप पेंशन फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए आसान कर, इंडिया के लिए आसान होगा और वो करेगी, ये अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करते हो, मैंने आपको एक बात कल बताई थी, यूज ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जहां आपको लगता है कि मैं इकोनॉमिक टर्म को इस्तेमाल कर सकता हूँ, बट डोंट गेट इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, इस्तेमाल कर सकता हूँ सही तरीके से, वहां इस्तेमाल करें। जबरदस्ती इकोनॉमिक टर्म को ऐड करने की कोशिश ना करें जिसको आप बाद में जस्टिफाई ना कर सकें या डेवलप ना कर सकें। तो अगर आपने एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को लिखना है तो जरूर लिख सकते हैं कि जब रेवेन्यू ज्यादा आएगा और इंडिया की अगर पॉलिसी एक्सपेंशनरी है तो उनको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू आ गया तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट को स्पेंड करने में आसानी होगी क्योंकि फाइनेंस जनरेट हो गया होगा, और उससे फिर वो हेल्थ केयर पे या जहां भी उन्होंने खर्चा करना है कर सकते हैं, बिल्कुल, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएगा, बिल्कुल। अच्छा इसी तरह larger Indian airline industry is likely to increase the ease of movement of people and goods into and out of India. This might attract more multinational companies and reduce firms cost of production. तो अगला ये पॉइंट भी आ गया कि अब जब आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री सक्सेसफुल हो गई है तो मल्टीनेशनल दे वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे वुड लाइक टू कम टू इंडिया, यही है ना। तो जब इंडिया आएंगे तो क्या होगा, सर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आउटपुट आएगी, फॉरेन बढ़ेगा। करेंसी आएगी ज़्यादा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। अच्छा उससे और क्या होगा कि वो, बिकॉज दे आर ह्यूज जाइगेंटिक कंपनीज, तो वो फिर मुल्क में जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी में, इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, दैट विल बी ह्यूज, सिंपल इज दैट। आप अभी ले लो, पाकिस्तान में कार इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आ गया है क्योंकि पाकिस्तान में अब ज्यादा जो फोर्स किया गया कंपनीज को कि आपने सीकेडी यूनिट्स बनाने, कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स, ये आपको पता ही होगा।
तो अभी आपको पता ही है कि अभी लेटेस्ट न्यूज है कि पाकिस्तान में ये इनकलाब ही आया है कि पाकिस्तान ने गाड़ियां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। गाड़ियां एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी हैं। मतलब एक्सपोर्ट कौन करता है? एक्सपोर्ट। हाँ जी, एक्सपोर्ट। क्या बनती यहाँ है तभी एक्सपोर्ट होगी ना, यहाँ बनेगी तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो कौन सी गाड़ी है? वो है चेंगान ओशान X7, जो अभी बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च की उन्होंने। अच्छी जबरदस्त गाड़ी है। तो वो उन्होंने बाहर, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर ग्लोबल लॉन्च था, सेम कार पूरी दुनिया में लॉन्च की गई है। तो चाइना चूंकि गाड़ियां यहाँ CKD यूनिट्स बना रहा है, तो उन्होंने बाहर भी इंपोर्ट की है, देखा है कि क्या, सॉरी, एक्सपोर्ट की है। तो इसका मतलब है कि जितनी गाड़ियां बाहर की कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं और CKD यूनिट्स की शक्ल में आ रही हैं, तो वो पाकिस्तान की GDP में इजाफा कर रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज है ना, टोयोटा क्या है? मल्टीनेशनल है। सुजुकी क्या है? वो भी यही सिलसिला है। होंडा क्या है? यही सिलसिला है। अब जो गाड़ियां बाकी भी हमें नजर आ रही हैं वो, लेकिन प्रेफरेंस क्या कि मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं, वो सिर्फ सेल नहीं करती, वो प्रोड्यूस भी करती हैं इन अनदर कंट्री। तो उससे फायदा ये होता है कि मल्टीनेशनल को तो फायदा होता ही होता है, लेकिन दूसरे कंट्री को ये फायदा होता है कि उसकी GDP में कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाती है, GDP बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मुल्क की GDP जब बढ़ेगी तो इसका मतलब है नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो उससे एक तो लोगों को चॉइस ज्यादा मिलेगी। अब आप देखो कि अब लोगों के पास कितनी चॉइस आ गई है व्हेन इट कम्स टू कार्स, प्लेंटी ना। तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया, लोग अपनी मर्जी की अब गाड़ियां ले सकते हैं, जो भी लेना चाहते हैं। तो अब आप 7 सीटर में देखें तो कितना, आप देखो, ये ओशान X7 है, चेरी टीगो 8 प्रो है, फॉर्च्यूनर है, सोरेंटो है, फिर आपके पास वो 580 प्रो जो आपकी है DFS के, वो है DFS के ग्लोरी 580 प्रो, वो है। तो ये अब आप अंदाजा करोगे ना, 7 सीटर में तो पहले से समझ में यही आता था कि फॉर्च्यूनर है, बस जी, ये प्राडो आपकी आ सकती है, और कोई लेने की आप किसी की औकात नहीं थी। तो इससे लोगों को वैरायटी ज्यादा मिलती है। तो ये भी लिविंग स्टैंडर्ड के साथ हम जोड़कर आसानी से इसको लिख सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनी को, क्योंकि हम, अच्छा, एक्सपोर्ट की बात हम नहीं करेंगे, याद रखना। हम क्यों बात नहीं करेंगे, वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है, क्योंकि सवाल नहीं है ये। अक्सर बच्चे ये करते हैं कि सवाल को फोकस नहीं करते और आगे निकल जाते हैं। और आप राहिम, आपने भी काम किया हुआ है, वहां लिखा है इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट करनी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे पहुंचकर आगे आपने एक्सपोर्ट्स की तरफ नहीं निकल जाना, आगे कहीं नहीं जाना। तो इसलिए हर पॉइंट को जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं सोर्स मटेरियल से, आपने उसको यूज करना है, एंड यू हैव टू टेक इट टू द वेरी एंड। और एंड क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट्स इट। आपने बता दिया उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बात आपकी खत्म हो जानी चाहिए, उससे आगे नहीं जाना आपने, क्योंकि वो पूछा नहीं है, उसने यही पूछा, सवाल है। सर अगर मैं ये कहूँ कि जो सर इनिशियल पॉइंट तो आपने एक्सप्लेन कर दिया था, सर जैसे ये वाला दूसरा पॉइंट था कि अब मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी, तो सर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह हो जाएगी जब मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगी, बाहर का पैसा लेके आएंगी, तो यहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट होगी फॉर दोज एयरलाइंस। और फिर उन एयरलाइंस से जब यहाँ पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और यहाँ पर ज़्यादा जॉब्स होंगी, तो फिर ये और फिर इस तरह इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सर, क्योंकि हमारा रियल आउटपुट बढ़ रहा है। अच्छा, क्योंकि उसके हम अलावा ज़्यादा सुनो खुद सुनो सुनो सुनो, सर्विसेज जॉब खरीदते हैं। तो होंगी, पर ऊपर वाली जॉब्स की हमने बात कर दी है, दोबारा ना ही करें तो बेहतर है, वरना यहाँ पर भी जॉब्स की बात हो सकती है। उसमें ये होगा कि जब मल्टीनेशनल कंपनी होंगी तो वो, उससे क्या होगा कि अदर लोकल बिजनेसेस वुड आल्सो बी इनकरेज्ड कि वो किसी भी तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को, कि इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स या किसी और तरह की असिस्टेंस। तो वो उससे जो लोकल बिजनेसेस हैं वो भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो एक मिनट, हाँ जी, तो वो भी हो सकता है कि लोकल बिजनेसेस भी ग्रो करेंगे, तो लोकल बिजनेस की कंट्रीब्यूशन जो होगी इन GDP में, तो उससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। तो आप ये बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना यही है कि एयरलाइन इंडस्ट्री से आउटपुट कैसे बढ़ सकता है, GDP कैसे बढ़ सकती है, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अच्छा, बहरहाल काफी इस पे बात कर ली, आगे चलते हैं। डिस्कस वेदर द इंडियन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स ऑन एयरलाइन फ्यूल। सर अब जी, सर ये जो क्या कहते हैं एफ पार्ट है सर, इसमें जो ऊपर से हमने देख के लिखा है सर, हमने ये मेंशन करना ज़रूरी है कि ये हमने ऊपर से लिखा है या फिर ऐसे ही शुरू कर सकते हैं बस? नहीं नहीं, ऊपर से आपको करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जामिनर को पता है कि आपने अगर पॉइंट लिया है और ये ऊपर लिखा हुआ है तो उसको समझ है इतनी। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये पॉइंट इज मेंशन्ड देयर, ये जरूरत नहीं है। मेंशन करना है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कि क्यों मेंशन करना है, आपने जो एडवांटेज बताने हैं वहां से पकड़नी है, बस दैट्स इट।
अच्छा, ठीक है सर। फिर डिस्कस, अब डिस्कस आ गया तो आपको दोनों साइड बतानी है, लेकिन ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। डिस्कस वाला सवाल सेक्शन बी में 6 नंबर का नहीं आता, वो आता है 8 नंबर का, और वहां मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आपको डेवलप करने हैं, 2 फेवर में कर लें, 1 अगेंस्ट कर लें, या 1 फेवर में कर लें, 2 अगेंस्ट कर लें, इट्स एंटायरली अप टू यू। लेकिन जब सेक्शन ए में डिस्कस वाला सवाल आता है तो वो 6 नंबर का होता है। तो इसका तरीका ये है कि सिर्फ 2 पॉइंट्स, 1 फेवर में, 1 अगेंस्ट, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अब आपने 1 पॉइंट में 3 नंबर लेने हैं ना भाई, ठीक है? इसका मतलब है आपकी डेवलपमेंट अच्छी होगी, अच्छी होनी चाहिए, जैसे एनालाइज में होता है, कनेक्शन ज्यादा बनाना है। तो अब जैसे लिखा है, वेदर द इंडियन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स ऑन एयरलाइन फ्यूल, लिखा हुआ है। तो अब आप ऊपर देखो, मुझे बताओ रीजन के क्या। पहले हम बात करेंगे क्या कि इंडियन गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द टैक्स ऑन एयरलाइन फ्यूल, बढ़ाना चाहिए। अच्छा, बढ़ाना चाहिए, तो टैक्स बढ़ाने से क्या होगा जी, बता सकते हैं आप? कोई फायदा आपको नजर आता है? मोर सर सर ज्यादा अभी ये टैक्स पैसेज में से पढ़ना पड़ेगा ना। ये मैंने पैसेज दिया है ना, जहां पे इंफॉर्मेशन है, मैंने वही एरिया आपको पार्ट India's निकाल के air दिया। travel market faces a number of challenges. India's highest airline fuel tax. Some economists suggest that it should be increased, blah blah blah, and to reduce market failure. The airline's other costs are rising, but आगे पढ़ी, it is difficult. और पढ़ते खबरें क्यों पढ़ते जा रहे हो? ठीक है सर, मार्केट मुझे फेलियर तक बात की ना सर। मुझे ये बताओ, हमने कहा कि एयरलाइन फ्यूल टैक्स को बढ़ाना चाहिए, रीजन दो यहाँ से। सर इनके टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा। यहाँ लिखा हुआ है, सर हाँ सर जी सर, लिखा हुआ है। सर कहाँ? लिखा हुआ है। सर बताओ कहते हैं ना कहाँ? suggest that this should be increased further to increase tax revenue. हाँ जी, और कहाँ लिखा है ये? सर तो ये सेकंड दूसरी लाइन लाइन में। हाँ जी, तो इसका मतलब है वेरी गुड, तो वही आपको यहाँ से ही बताना है। अच्छा सर, कि ये इससे आपका, एक मिनट, ये हाँ, इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है अब आपने ये पॉइंट यहाँ से पकड़ लिया, आपको 1 नंबर मिल गया। अब 2 नंबर लेने हैं डेवलपमेंट के। टैक्स रेवेन्यू बढ़ने से क्या होगा, इसकी डेवलपमेंट यहाँ नहीं है, वो आपने करनी है। क्या करेंगे? सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। हाँ जी, कि टैक्स रेवेन्यू आएगा तो गवर्नमेंट उसको वही इस्तेमाल कर सकती है अदर पर्पसेस के लिए। वो आप ये बखल में बताने की मुझे जरूरत नहीं है बार बार। वो आप चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, पावर जनरेशन, जो भी आप चाहते हैं, पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए जो भी है, वो टैक्स रेवेन्यू को इस्तेमाल किया जा सकता है आसानी से। तो इसकी डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, टैक्स रेवेन्यू आया तो इसका मतलब है नाउ गवर्नमेंट कैन स्पेंड ऑन, अब सुनो जरा, स्पेंड ऑन एजुकेशन सेक्टर, it will increase the number of graduates because now free education is being provided by the government, या यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स या जो भी कॉलेजेस जो भी हैं, और उससे जो more number of graduates means that now they have more capacity to produce more goods and services, so it will increase the capacity of the country overall। तो उससे आपका पीपीसी राइट में शिफ्ट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ये डेवलपमेंट हो रही है इस तरह से। अगर आपने इसको इस तरह से पकड़ना है, अगर आपने हेल्थ केयर को पकड़ना है तो हेल्थ केयर को पकड़ लो कि अगर हेल्थ में खर्च करेगी तो हेल्दी वर्कफोर्स इज अ प्रोडक्टिव वन, प्रोडक्टिव होगी तो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगी टुवर्ड जीडीपी, जिससे ओवरऑल जीडीपी पर हेड भी बढ़ेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। इस तरह से आप करेक्शन बना के लिख सकते हैं जी। सर सीधा ये नहीं लिख सकते कि जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी? नहीं, क्योंकि इसमें कनेक्शन मिस हुआ है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, लिंक मिसिंग है, बता दो। ठीक है सर। क्योंकि स्पेंडिंग बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होती खाली। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगला जो हमें एक और ढूंढना है, क्योंकि मैंने कहा था एक और, वो क्या है जी? To reduce market failure. वेरी गुड, दूसरा पॉइंट भी मिल गया हमें, टू रिड्यूस मार्केट फेलियर। अच्छा, एक और रीजन हमने देख लिया। वैसे तो जरूरी नहीं था कि आप रीजन दें, लेकिन आपने यहाँ पर रीजन लिखा था तो आपने कहा दे देते हैं, मार्केट फेलियर। मार्केट और सर फेलियर मैंने इसका ये सर हम इसको डायरेक्ट करेंगे क्योंकि वो अब उस पर ज्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं। दैट मीन्स के इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज ना हो, जिससे वो कंपनीज अपना कॉस्ट कम करें एयरलाइंस, और फिर हाँ, एक ज्यादा मिनट, वो वेट राहिम, आप सही कह रहे हो, इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स ना हो इसलिए टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि अब पेट्रोल की कंजम्पशन कम होगी,
क्योंकि टैक्स लगने से पेट्रोल महंगा हो गया है, तो पेट्रोल का जब यूज कम होगा तो पेट्रोल इज अ रिसोर्स, तो उसकी इनएफिशिएंट यूज कम होगा। अब सवाल ये इनएफिशिएंट यूज है क्या हो रहा था इनएफिशिएंट यूज, या क्या हो सकता है? सर ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट शायद ज्यादा होगा एयरलाइन ये टिकट्स का, मार्केट जिससे फेलियर नहीं अगर होता। वो कॉस्ट का बढ़ना नहीं, जो आपका अगर किसी इंडस्ट्री में हो रहा है वो मार्केट फेलियर नहीं है। आपको बताया था सर एक्सटर्नल वो एक्सटर्नल कॉस्ट, कॉस्ट ज्यादा होगा। पोल्यूशन पोल्यूशन जी सर। पोल्यूशन अफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ द पीपल, ये इसकी बात हो रही है। और वो चाहे गाड़ियों में हो, चाहे हवाई जहाज में हो, जिसमें भी हो रहा है। तो ये आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको समझ आ गई कि मार्केट फेलियर को हमने पोल्यूशन के साथ कनेक्ट करना है और डेवलप कर लेना है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आगे जो बात आ जाती है वो है दूसरी साइड की, क्योंकि हमने वैसे एक ही पॉइंट लिखना था, लेकिन चले कोई बात नहीं, हमने दो देख लिए कि इंडियन। अब हम कहेंगे हाउ एवर, इस तरह करके बात करनी है। दूसरी साइड की बात हमेशा हाउ एवर से करनी है, जो शो कर रहा है कि आप वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी साइड का मतलब ये है आप वैल्यूएशन कर रहे हैं। हाउ एवर गवर्नमेंट शुड नॉट इंक्रीज द टैक्स ऑन एयरलाइन फ्यूल ड्यू टू दिस रीजन, या जो भी आप बताने लगे। और वो क्या रीजन है, क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए जी? सर यहाँ से अगर इस फ्यूल परचेज सर करते इधर हैं से उससे देखना कोई पड़ेगा ना प्रॉब्लम सर। नहीं। हाँ जी, इधर से ही देखना है, यही तो बात है, यही है। हम्म, यहाँ से ना मिले तब अपना लिखना है, अदरवाइज यहीं से, अदरवाइज यू वोंट गेट द मार्क्स। वरना सर सर मैं ये ये बोलने वाला था जो सीप ने कहा है, लेकिन वो अब देखना पड़ेगा पैसेज। हसीब क्या सर बोला ये आपने? थर्ड लाइन में है। क्या? ये हाँ है इधर पड़ा हुआ है कि थर्ड लाइन एयरलाइंस में अदर कॉस्ट अदर राइजिंग कॉस्ट, का। सर टैक्स बढ़ाने से क्या कहते हैं, रेवेन्यू कम जी, वो आपने कम। कहा है कि एयरलाइंस अदर कॉस्ट आर राइजिंग, ये हाँ जी सर। नहीं, इसका पेट्रोल से क्या ताल्लुक है? सर आगे बट इज इट इज डिफिकल्ट टू फॉर देम टू रेज प्राइसेस। सर टैक्स बढ़ेगा तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। हाँ जी। अच्छा, इसका मतलब है प्राइसेस, होता ही है कि जब टैक्स बढ़ता है, ये आपने सही पॉइंट पकड़ा तो सही है, जब टैक्स बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ती नहीं है, प्रोड्यूसर प्राइसेस बढ़ाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने जो जी टैक्स है वो कवर करना है कंज्यूमर से। तो अब जब टैक्स लगेगा तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका प्रॉफिट कम होता नजर आएगा, तो वो प्राइस बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चूंकि प्राइस सेंसिटिव है, मोस्ट सेंसिटिव इन द जी। वर्ल्ड, तो होगा मतलब ये सर वो इसका मतलब प्राइस। इलास्टिक है ना, कि अगर हम प्राइस हल्की सी भी बढ़ाएंगे तो फिर डिमांड बहुत कम हो जाएगी, जी, इसका मतलब इस ये तरह है फिर वो कि वो और फर्दर लॉस हो जाएगा। नहीं, वो प्राइस इलास्टिक है, ठीक है, और वो भी हाईली प्राइस इलास्टिक है। इसका मतलब है वो अपनी प्राइस को नहीं बढ़ा पाएंगे। जब वो अपनी प्राइस को नहीं बढ़ा पाएंगे तो उससे क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट है वो कम हो कम जाएगा। हो जाएगा जब प्रॉफिट कम होगा तो वो डिस्करेज होंगे, डिस्करेज होंगे तो वो क्या करेंगे? तो डेवलपमेंट नहीं हो रहेगी। नहीं, प्रोड्यूस नहीं वो करेंगे। फिर अपनी वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लो प्रोडक्शन। किस चीज की है ये, क्या हो रहा है जी? एयरलाइन मतलब सर जो एयर एयरलाइन टिकट सर्विसेज और जो की क्वालिटी होगी वो डिक्रीज करेगी। जो क्वालिटी, तो जो बात की लो एयरलाइन सर्विस वो अपने रूट्स बंद कर देंगे भाई, ठीक है। एयरलाइन सर्विस को कम करेंगे, अपने रूट्स कम कर देंगे कि यार ज्यादा नहीं उड़ाना। तो उससे क्या होगा, वो फिर इतने रूट्स अगर बंद करेंगे तो बंदों को क्या करेंगे, उनको भी फर्क करेंगे, उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट से। अनएम्प्लॉयमेंट। तो देख लो कि मैं आपके सामने इसको कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल मेकिंग कनेक्शंस। और जब भी आपको एनालाइज वाला सवाल आए, डिस्कस वाला सवाल आए, तो आपने इसी तरह ड्रैग करना है और आगे लेके जाना है। मैंने प्राइस सेंसिटिव से उठाया, प्राइस इलास्टिक से प्रॉफिट की तरफ लेके गया, प्रॉफिट से कहा कि सर्विसेज को कम कर देंगे और रूट्स बंद कर देंगे, और रूट्स बंद करेंगे तो बंदे फर्क करेंगे, उससे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। लेने को आगे भी लेके जा सकता हूँ, पॉवर्टी हो जाएगी, लिविंग स्टैंडर्ड हो, लेकिन बहरहाल अब कितना के आगे लेके जाना है। आपने अगर देख लिया कि आपने एटलीस्ट 3 कनेक्शन बनाए हैं, आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आपने 3 कनेक्शन बना लिए हैं तो इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ क्वेश्चन व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम डिस्कस और एनालाइज। 3 कनेक्शन अगर नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना, कि हम प्रॉफिट पे ले गए, फिर रूट्स बंद कर रहे हैं और आगे अनएम्प्लॉयमेंट पे ले गए, 3 कनेक्शन हो गए, इसका मतलब है आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। जी सर जी जी। सर प्रॉफिट कम होने के बाद क्या कहते हैं, जो सप्लायर्स हैं वो सप्लाई कम करेंगे, तो सर रूट्स क्यों बंद होंगे? रूट्स देखो, बात यह है कि आप हम बात कर रहे हैं, टैक्स महंगा हो रहा है, ठीक है। तो ये याद रखो, पैसेंजर्स प्राइस सेंसिटिव हैं, एयरलाइन कंपनीज नहीं। इसका मतलब है कि जो सप्लाई करेंगे ऑयल, वो तो कीमत बढ़ा के दे देंगे जब टैक्स लगेगा, लेकिन आगे से एयरलाइन कंपनीज जो है ना, वो ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगी पैसेंजर से टिकट प्राइस की शक्ल में, तो उनको प्रॉब्लम होगा, सप्लायर को नहीं होगा। क्यों जी हसीब? ठीक ठीक है सर। अच्छा सही है, एयरपोर्ट्स को नहीं होगा लेकिन एयरलाइंस को होगा, है ना। एयरलाइन कंपनी, क्योंकि बात पैसेंजर्स प्राइस सेंसिटिव है और कोई नहीं है। सवाल पे हमने देख रहे हैं ना, इन्फॉर्मेशन किसके बारे में है,
अच्छा एयरलाइंस। हाँ जी, एयरलाइन ही, और पैसेंजर्स प्राइस सेंसिटिव की बात हो रही है ना, वो प्राइस सेंसिटिव है, मोर प्राइस सेंसिटिव। अच्छा और सर जो मैंने पूछना था कि जो पार्ट बी का 6 मार्क्स था सर, उसमें हमने दो दो उसके फेवर में और एक अगेंस्ट इस तरह लिखना है ना? कौन सा पार्ट? पार्ट बी के लिए सर, पार्ट बी के लिए जो सेक्शन बी से जो भी है, सेक्शन बी के लिए सर जो 6 मार्क्स वाले डिस्कस होते हैं, उसमें 2:1 का रेशियो रखना है ना हाँ पॉइंट्स का? 2:1 या 1:2 का होता है, वैसे हम वहां पे भी जाएंगे, दोबारा बता दूंगा, वैसे हाँ है, होता है सही। अच्छा फिर एच आ गया, डिस्कस वेदर मोर पीपल विल अप्लाई टू बी पायलट्स फॉर इंडियन एयरलाइंस इन द फ्यूचर। अब ये भी 6 नंबर का सवाल है, उस तरह ही करना है। पहले हम बात करेंगे मोर पीपल विल अप्लाई टू बी पायलट्स फॉर इंडियन एयरलाइन इन द फ्यूचर। अच्छा ये एक बात याद रखनी है, लोग अप्लाई कौन करते हैं, याद रखना है अप्लाई। अच्छा सवाल ये क्या है, सवाल ये नहीं है कि हमें पायलट की जॉब दे दो, ये समझ लो। कोई बताएगा सवाल क्या कह रहा है? अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं सवाल में। Discuss whether more people will apply to be pilots for Indian Airlines in the future. सर वो एयरलाइन के लिए क्या कहते हैं, पढ़ेंगे, यानी एयरलाइन इंडस्ट्री में पढ़ेंगे। पायलट्स बनने के लिए विल अप्लाई टू बी पायलट्स फॉर इंडियन एयरलाइन इन द फ्यूचर। कि क्या इसका मतलब पायलट करेंगे in order to gain the नहीं, skill of being a pilot. हाँ पायलट बनने के लिए आप अप्लाई करने के लिए पहले पायलट बनना पड़ेगा। पायलट बनने के लिए आपको पहले क्वालिफिकेशन चाहिए, वो स्किल चाहिए। अच्छा अब हम तो फ्यूचर में क्या हो, अब दोबारा देखो, ये नीचे दोबारा से आपको मैं उतना हिस्सा दिखा रहा हूँ। अब इसमें से ढूंढो पहले ये कि जी ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे पायलट्स बनने के लिए, तो रीजन उसका मैं उसे ऊपर भी दिखा देता हूँ अगर आपको लगता है कि ऊपर कहीं इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे सर ये इधर लिखा हुआ है कि it is predicted that India will have the third largest airline industry by 2025. वेरी गुड। अच्छा एक तो ये हो गया। अब इसका मतलब है कि अगर 2025 में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट बन जाती है एयरलाइन इंडस्ट्री, इसका मतलब है कि वो एक्सपैंड कर रही है एंड देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर पायलट्स एंड दे आर लुकिंग फॉर मोर पायलट्स। तो पायलट्स की डिमांड तो बढ़ेगी ना, और पायलट की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि एयरलाइन इंडस्ट्री जो इंडिया में है दे विल बी विलिंग टू हायर पायलट्स एट हायर सैलरी, दे विल बी ऑफरिंग देम अ गुड सैलरी पैकेज। तो ऑफ कोर्स जो लोग हैं उनका दिल चाहेगा कि हम पायलट्स बने, और चूंकि इसमें एक अच्छी सैलरी मिलती है और अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड हम एंजॉय कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल हम ये पॉइंट इसकी फेवर में कनेक्ट करके लिख सकते हैं। अच्छा ये तो पॉइंट हो गया फेवर में। अच्छा और भी कोई चीज अगेंस्ट भी जा सकते हैं हम, ये नीचे देख लें। और कोई रीजन है फेवर में हो या अगेंस्ट हो, दोनों बता दें आप। मैं अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाए कि सोर्स मटेरियल में से इंफॉर्मेशन कैसे ढूंढनी है। सर अभी इन्होंने इधर कहा हुआ है कि ये some airlines stop their costs rising any further, लेकिन ये सर इन्होंने चीजें लिखी हैं और इन्होंने कहा है कि इससे and आगे improving their pilots working conditions। ये आपने अब जो और है फिर ना सर ये part बिल्कुल आप सही पॉइंट पर पहुंच गए हो कि इसमें कुछ चीजें हमें नजर आ रही हैं। एक है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं स्टाफ ट्रेनिंग, वो नई टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं, और वो पायलट्स की वर्किंग कंडीशन भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये किसकी फेवर में जाते हैं? pilots की सर जो पायलट्स staff है की, यानी कि जैसे कि पायलट्स जो हैं वो ज्यादा डिमांड किए, जो पायलट्स हैं सॉरी जो लोग हैं दे विश टू बी पायलट्स, कि यार वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी है, रिलैक्सिंग है, ट्रेनिंग हमें दे रहे हैं, तो वी वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग आवर जॉब। हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा तो इजी रहेगा काम। तो ये बी फेवर में ही जा रहा है हमारे पास। अच्छा तो इसके ऑपोजिट कैसे जाएं? सर इसके ऑपोजिट मतलब इसके डिस्कस करना है ना, मतलब हाँ 8 मार्क्स में। तो सर हम ये कर सकते हैं कि अगर सप्लाई ऑफ लेबर सर बहुत ज़्यादा हो गया फॉर पायलट्स, तो फिर